बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, कुछ दिन पहले आपने हामिद मीर साहब के शो में मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब का एक इंटरव्यू देखा होगा और आपके जहन में भी पहला सवाल ये आया होगा कि इतनी गैर मारूफ शख्सियत, तो इनको तहरीक इंसाफ क्या कि इमरान खान साहब ने क्या वाकई मैंडेट दिया हुआ है कि ये स्टैब्लिशमेंट से डील कर सकते। और वो मुलाकातें जो सलमान अहमद साहब और मेजर जनरल फैसल साहब की मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वाकई इनके पास मैंडेट के इतने कनेक्टेड या इतने पावरफुल हैं कि ये स्टैब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ की इतनी बड़ी बड़ी डील्स करवा सके। सो मैंने भी उसके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की और जो उनके राइट लेफ्ट से मियाँ वाली से इस्लामाबाद से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो आपके गोशगुजार कर दूं और आपको हंसी आएगी कि मेजर साहब क्लेमेंट किस किस्म के और इनका बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पर मेजर साहब आपसे दरखास्त के मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके राइट लेफ्ट से है, स्ट्रेट अप आपकी फैमिली, आपके बहुत करीबी दोस्त जो है उनसे है। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो, आप कुछ उसमें देना चाहें, ऐड करना चाहें अपना स्टांस, तो मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मेजर खुर्रम साहब, मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। अगर आप कोई रेक्टिफिकेशन या कोई चीज कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि इसको इस तरह डिकोड किया जाना चाहिए था, तो मेरा जनाब प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। नाज़रीन, मेजर खुर्रम रोकड़ी साहब के वालिद का नाम असगर खान रोकड़ी, बहुत अच्छे वकील थे और ये रोकड़ी इलाके का नाम है। उमैर याद खान रोकड़ी साहब, और ये रोकड़ी इलाके का नाम है। बेसिकली ये लोग भी न्याजी हैं। मेजर साहब आर्मी में थे। पहले तो आर्मी में ये बड़े बददिली से नौकरी करते रहे कि जिस तरह होता है बंदा फंस जाता है कि मैं नौकरी कितने करने लग गया एंड ऑल दैट। फिर फाइनली इनको आर्मी से निकाल दिया गया था। और जब यही वजह है कि इनके पास कोई बेनिफिट्स भी नहीं थे। निकाला क्यों गया था उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आपको आके बताता हूँ। जब मेजर साहब आर्मी में थे तो ये एक मजहबी इंतहा पसंद किस्म की जमात थी, उसका हिस्सा बन चुके हुए थे। और ये फौज के अंदर होते हुए भी जो वो मजहबी इकट्ठ होते थे उसके अंदर ये फोर्सेस जो हैं उनके खिलाफ बोला करते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी फैमिली और इनके जो फ्रेंड्स हैं, जो बड़े करीबी इनके दोस्त हैं, वो लोग ये कहते हैं कि ये इतने इंतहा पसंद हो गए हुए थे मजहब में जाकर कि फैमिली और इनके जो दोस्त थे वो भी इनको अवॉइड किया करते थे। और आज के उसी इंस्टीट्यूशन जिसकी वजह से ये निकले, जिसके खिलाफ बोलने की वजह से फौज से निकले, उनसे कहते हैं कि मैं डील्स करवा रहा हूँ उनकी, ये इतने एक्सट्रीम पे चले गए हुए थे। इनको ये लगता था कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो हैं उनकी उनकी जड़ जो है वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है। और ये अपने वो मजहबी जमात जिसके अंदर थे ये, उसके इकट्ठ के अंदर फौज में होते हुए उसके खिलाफ बोला करते थे फौज के, और बड़ा खुल खुला के बोला करते थे। और कहते हैं कितनी बड़ी बड़ी इनकी उस जमाने में दाढ़ी थी और एक इंतहा पसंदी की लास्ट जो पीक हो सकती है ना इंतहा, ये उसको छू गए हुए थे एट दैट टाइम। तो खैर ये फारिग हो गए फौज से, यही वजह है कि इनको कोई बेनिफिट्स किसी किस्म के नहीं मिले। उसके बाद कुछ जराए या कुछ बहुत करीबी लोग मेजर साहब के कंफर्म ये करते हैं कि इनके पास कुछ अजीब से लोगों का आना जाना रहता था फौज से फारिग होने के बाद भी। अजीब से लोगों का इनके पास मजहबी लोगों का आना जाना रहता था जो इंतहा पसंद थे एंड ऑल दैट। तो फिर एक दफा कुछ इस तरह का वाक्य भी आया कि इनके पास कुछ इस किस्म के लोग ठहरे हुए थे कि इनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ। और ये उस क्रैकडाउन के अंदर फिर छुपे रहे, और जहां पर छुपे रहे मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। कल को अगर मेजर साहब उसको डिनाई करते हैं तो मैं इंशाल्लाह वो भी सामने ले आऊंगा। लाहौर में कहाँ पर रहे, फतेहपुर में कहाँ पर रहे, किसके पास रहे, कितना टाइम छुपे रहे, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। और किससे छुपे रहे वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके आगे जब ये क्रैकडाउन इनके ऊपर हुआ, क्योंकि ये इदारों के खिलाफ बहुत बोलते थे और ये मजहबी इंतहा पसंद लोगों को पनाह देते होते थे, तो उसके टाइम पे इनकी फैमिली और इनके दोस्तों ने कहा कि यार तुम फौज में रहे हो, कोई एक आधा अच्छा दोस्त तो तुम्हारा होगा फौज में जो ब्रिगेडियर जनरल मेजर जनरल रैंक पे होगा, तो हम उनके तवस्सुस से उनके राह से तुम्हें पेश कर देते हैं और ताकि तुम ये इंक्वायरी भुगतो और अपने आप को इसमें क्लीन चिट लो इसमें से आके। तो इन्होंने कहा कि मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है फौज में, आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड, कि जो कप्तान मेजर ब्रिगेडियर किसी भी रैंक का, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन द आर्मी। और ये अब कहते हैं कि ये आर्मी की डील करवा रहे थे तहरीक इंसाफ के साथ, एस्टेब्लिशमेंट की डील करवा रहे थे तहरीक इंसाफ के साथ। एनीवेज, तो ये मेजर साहब का थोड़ा सा बैकग्राउंड है। फिर इन्हीं की एक फैमिली के न्याजी साहब हैं और वो ब्रिगेडियर साहब थे एट दैट टाइम। तो ब्रिगेडियर साहब के रास्ते माफी तलाफी हुई और बिठाकर जो गलत फहमियां थी या हकीकत थी या जो भी कुछ था वो क्लैरिफाई किया गया। अब थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो कहते हैं कि जब ये सारा इनका क्राइसिस खत्म हुआ, और क्राइसिस के अंदर जो जो कुछ हुआ मेरे पास उसके भी कुछ सबूत हैं, कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो आई विल ब्रिंग दैट। वो क्राइसिस के अंदर मेजर साहब की हालत क्या थी एंड एवरीथिंग। अच्छा, इसके बाद इन क्राइसिस के अंदर जब ये भागे और ये छुपे रहे, जो लाहौर में पहले कुछ हफ्ते छुपे रहे, फिर उसके बाद फतेहपुर में जो छुपे रहे काफी महीने, तो उसके बाद लोग कहते ये हैं कि इनकी हालत, ज़हनी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। ही वॉजंट नॉर्मल एट ऑल। कुछ महीने, चंद महीने तक ये बिल्कुल जिस तरह ज़हनी तौर पर बंदा मफलूज हो जाता है मेजर साहब की, वो हालत हो गई थी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है।
2016 से पहले तक मेजर खुर्रम साहब तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट साबित करते रहे, अपनी फैमिली की गैदरिंग्स के अंदर और अपने जो दीनी गैदरिंग्स होती थी इनकी एंड ऑल दैट, वहां पर हर जगह के ऊपर मेजर साहब इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट साबित करते रहे और तहरीके इंसाफ को एक इंतशार फैलाने वाली पार्टी पर करते रहे साबित। और इसके एविडेंट सबूत है, इसके बहुत सारे लोग गवाह हैं, इनकी फैमिली के गवाह हैं, इनके दोस्त गवाह हैं, इनके सोशल सर्कल के लोग गवाह हैं, मियाँ वाली के लोग गवाह हैं कि जी ये बिल्कुल तहरीके इंसाफ के खिलाफ खुल खुला के 2016 से पहले बोला करते थे। फिर ये इंसिडेंट होता है, इनके इंक्वायरीज होती हैं इनकी एंड ऑल दैट, उसके बाद ये वापस आते हैं, ये दाढ़ी कटवाते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी दाढ़ी करवा लेते हैं और एट वंस ये एक बदली हुई शख्सियत आती है और ये आते ही तहरीके इंसाफ के नारे मारना शुरू कर देते हैं। अब ये चंद सवाल है, मैं एंड में जाके आपके सवाल सामने रखूंगा कि मेजर साहब के भी खैर ये वापस आते हैं उस इंक्वायरी को भुगत के, उसमें से पता नहीं क्लियरेंस मिलती है इनको नहीं मिलती, व्हाटसोएवर, ये वापस आते हैं, दाढ़ी कटवाते हैं, जरा मामलात अपने ठीक करते हैं, जिंदगी गुजारने के नॉर्मल होते हैं लाइफ की तरफ वापस आके। तो मेजर साहब दाढ़ी छड़ी छोटी करवा के और फेसबुक के ऊपर तहरीके इंसाफ के प्रो कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं एट वंस। 2016 के बाद की बात है कि आगे पीछे की बात है। एट वंस तहरीके इंसाफ के ये बड़े प्रो हो जाते हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान तो बचाने ही, वो मतलब इस क्राइसिस को इनकी जिंदगी से पहले तहरीके इंसाफ सबसे ज्यादा यहूदी जमात थी और उसके एट वंस बाद मेजर साहब जो है वो आके इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि तहरीके इंसाफ तो बहुत अच्छी जमात है, ये है वो है ऑल दैट। अच्छा, यहां पर 2018 के इलेक्शन तक मेरी इत्तलात के मुताबिक, मैं अगर गलत हूं मेजर साहब तो मुझे ठीक कर दीजिएगा, 2018 के इलेक्शन तक मेजर साहब की इमरान खान साहब या तहरीके इंसाफ के किसी भी बड़े लीडर से कोई मुलाकात नहीं। फिर कह रहा हूं 2018 के इलेक्शन तक, इलेक्शन हो चुके हैं 18 के, मेजर साहब की, मेजर खुर्रम साहब की तहरीके इंसाफ के किसी बड़े लीडर से मुलाकात नहीं है। मियां वाली के लोकल लीडरशिप में ये जरूर है, वहां पर ये काम भी कर रहे हैं। इनका फेसबुक पेज एक होता था, वहां से ये लाइव जाया करते थे, लोगों से इंटरेक्ट किया करते थे और वो काफी मकबूल पेज था मियां वाली के अंदर, क्योंकि मेजर थे, स्पीकर अच्छे थे, बोलते अच्छा थे, तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे 18 तक। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये ख्वाहिशमंद थे तहसील नाजिम के टिकट के लिए मियां वाली के, इन्होंने लॉबिंग का सोचा, इन्होंने कुछ अपने दोस्तों को, कुछ फैमिली के लोगों को बोला कि यार किसी तरह से मेरी मदद करो कि मैं इमरान खान के करीब हो जाऊं या मेरी शक्ल से या शनाख्त कुछ हो जाए इस किस्म की। तो इनको लाहौर के एक जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े न्यूज चैनल के जर्नलिस्ट हैं, उनसे मुलाकात करवाई गई कि भाई कुछ तरीकाकार बन सकता है लॉबिंग का एंड ऑल दैट। उन साहब ने बैठ के कुछ इनको तरीकाकार समझाया कि फला 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 बंदा है, आप उनसे मिलते रहा करें, कॉफी पे इकट्ठे हुआ करें, खाने पे इकट्ठे हुआ करें। 2018 के इलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ कि मेजर साहब ने लॉबिंग करनी है, तरीके साहब में इन होना है, मेजर खुर्रम साहब ने, तो वो लाहौर के एक जर्नलिस्ट के पास बैठते हैं कि भाई मुझे कोई बताए तरीकाकार कि मैं इमरान खान के करीब है तरीके साहब में कैसे जगह बना सकता हूँ। तो वो लाहौर के जर्नलिस्ट जो है, एक बड़े इदारे के ब्यूरो चीफ होते थे लाहौर के, तो उन्होंने इनको बताया कि भाई इन लोगों से मिलते रहा करो, मैं भी फोन कर दूंगा, और एक तुम्हारे पास बहुत अच्छा रेफरेंस है, उस रेफरेंस को कैश करो, उसके पास जाके बैठा करो, उनके साथ वक्त गुजारा करो, वो इमरान खान के तुम्हें थ्रू करवा देंगे। और उस रेफरेंस का नाम है अनवार हक्की साहब। अनवार हक्की साहब मियाँ वाली के नाजरीन सहाफी थे, लोकल जर्नलिस्ट थे, और लोग ये बताते हैं कि इमरान खान साहब उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, कि वो इतने सच्चे खरे सहाफी थे कि इमरान खान साहब ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे अनवार हक्की साहब के ऊपर, कि अनवार हक्की साहब को जिसने रेफर कर दिया कि ये अच्छा आदमी है खान साहब, तो उसको टिकट तक मिल जाया होता था। अनवार हक्की साहब के ऊपर इतना रिलाय करते थे इमरान खान साहब, और ये लोकल लोग जो है मियाँ वाली के, वो सब जानते हैं। अच्छा जी, 2019 में बजाहिर इनकी पहली मुलाकात हुई असद उमर वगैरह से, ठीक है जी, अनवार हकी साहब ने करवाई, तहरीके साहब ने करवाई, या वो लाहौर वाले जर्नलिस्ट करवाई, वो छोड़ दीजिए सरोकार। 2019 में इनकी मुलाकात होती है। 2020 तक ये इस हद तक जा चुके थे कि इनके दोस्त कुछ बताते हैं इस्लामाबाद के कि भाई इन्होंने, जब फैमिली ने कहना करना या दोस्तों ने कहना करना कि हम आपका थोड़ा खान साहब से, क्योंकि मियाँ वाली के तो कोई ना कोई कनेक्शन निकल आते हैं, खान साहब के पास ले जाने की कोशिश करें एंड ऑल दैट, उन्होंने कहना भैया मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। 2020 में ही वाज फ्लाइंग दैट हाई ऑलरेडी। अब एट वंस 19 तक ये जानते भी नहीं है खान साहब को, इनको पता भी नहीं है खान साहब का, और ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मैं उनको बैंड की जगह लग जाए, तरीके साहब दे कोई कुर्सी लग जाए। 19 में असद उमर साहब से मुलाकात होती है। 2020 में कुछ लोग इनको कहते हैं कि यार वी हैव अरेंज समथिंग फॉर यू, कि खान साहब से मुलाकात तुम्हारी हो जाए, या तरीके साहब में कोई मुलाकात हो जाए, कहीं पे तुम्हें कोई तस्वीर बनवाने का मौका मिल जाए तुम्हें, और मेजर साहब कहते हैं कि मुझे जरूरत ही नहीं है। अब 2021 आ जाता है, तो 2021 में कुछ लोग कहते हैं कि जी इनको कॉल्स आता करती थी कि जहाँ इमरान खान साहब के बड़े हाई फाई फंक्शन हुआ करते थे, कि वहां पर इनको पहले कॉल आ जाती थी कि तुम्हारा बंदोबस्त हो गया, तुमने वहां पे जाना है, तुम्हारा नाम इन द लिस्ट है। ये मतलब शॉकिंग है कुछ चीजें इसके अंदर,
कि वो एट वंस इतनी प्रोग्रेस और ये सारा मामला कैसे हुआ। अच्छा जी, और 2021 के अंदर ये वाकई ही वाज फ्लाइंग हाई बट नॉट इन पीटीआई, समवेयर एल्स, कि जहां से इनके कनेक्शंस थे, जहां से इनको खान साहब ने जहां जाना होता था वहां फ्रंट रो की इनकी सीट भी होती थी। सरदार तनवीर इलियास से दोस्ती भी हो चुकी थी, वजीर आजम आजाद कश्मीर जो है उनके राइट लेफ्ट भी खुरम रोकड़ी साहब नजर आया करते थे। तो तब तक कहानी काफी आगे जा चुकी हुई थी। रोकड़ी साहब का अपना घर नाजरीन मियाँ वाली का यारो खेल इलाका है, वहां पर इनका घर है। इनकी एक रिश्तेदारी और भी है, मिसबाउल हक जो हमारे क्रिकेटर है, बड़े मशहूर क्रिकेटर पाकिस्तान के, उनके साथ भी इनकी रिश्तेदारी है, बेगम वाली साइड से इनकी। इनकी फैमिली के अंदर आर्मी के कुछ लोग अब भी हैं, और बाज़ाहिर ये है कि वो लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि मेजर साहब का जो बैकग्राउंड है, थोड़ा सा इनका जो सर्विसेज वाला बैकग्राउंड है, उसकी वजह से शायद उन लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उनके अपनी सर्विस के अंदर भी। खैर, कहानी कुछ इस किस्म की है मेजर खुरम रोकड़ी साहब की, कि जो कल तक जिस इदारे के खिलाफ बहुत बोलते रहे, जिस सर्विस से निकाले गए और उनके खिलाफ सर्विस में होते हुए बोलते रहे, वो आज क्लेमेंट हैं कि उन्होंने मुलाकात करवा दी। और फिर जब उनके ऊपर बुरा वक्त आता है तो उसके अंदर कोई फौज में से बंदा, कोई उस इदारे में से जिसमें वो नौकरी करते रहे, उनके पास कोई दोस्त मौजूद नहीं था कि जो उनकी मदद कर सके। वो अपने मुंह से वो लोगों को बताते रहे कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं, मेरे पास दोस्त रखा ही कोई नहीं है, मेरी दोस्ती थी नहीं किसी से भी, एंड ऑल दैट। अब यहाँ पर इनकी बहावलपुर की जो सर्विस है ना नाजरीन, उसके अंदर कुछ अलॉटमेंट्स का एक मामला है। एंड में मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आप तमाम लोगों के लिए, कि जब मेजर खुरम रोकड़ी साहब, रिटायर्ड खुरम रोकड़ी साहब बहावलपुर में पोस्टेड थे, तो वहां पर कुछ जमीन या कुछ प्लॉट्स की अलॉटमेंट का कोई मामला है, और वो बहुत बड़ा मामला है, वो भी चल रहा है। सुना है कि वो बहुत ही महंगी कोई जमीन है, तो मेजर साहब की शायद कोई अलॉटमेंट का कोई इशू है वहां पे। एक वो चीज अगर मेजर साहब क्लैरिफाई कर दें। और नंबर टू, जब इन्होंने वो मजहबी इंतहा पसंदी की पीक पे थे और कुछ इस किस्म के बयानात और कुछ इस किस्म के लोग इनके पता के ठहरते थे कि इनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ था, तो ये कहाँ कहाँ पर रहे और इनके ऊपर क्रैकडाउन क्यों हुआ था, उन सवालात के जवाब अगर मेजर साहब देते तो मेरी और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, मैं समझने में आसानी हो जाएगी। वरना फिर हम तो ढूंढ ही लेंगे, हमारा तो काम ही ये है साथियों का, असि तो फिर जवाब ला भी लाएंगे, शायद पहले भी ढूंढ लिए हों। लेकिन मैं आपको एक चीज तस्दीक कर सकता हूँ एक चीज की, कि मेजर साहब का तहरीक इंसाफ के अंदर कोई किसी हाई फाई लेवल के ऊपर ये लाए नहीं करते थे, ना अब करते हैं। वो जो क्लेम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड ये है कि ये सर्विसेज में से निकाले के साहब हैं, और सर्विसेज के खिलाफ बोलते थे, फौज के खिलाफ बोलते थे, और खुल खुला के बोलते थे, और यही वजह है कि फिर उन्होंने उसकी कीमत भी अच्छी खासी भुगती है, और मजहबी इंतहा पसंदी पर जाकर रह के आए हुए हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि मेजर साहब किस तरह क्लेम कर लेते हैं कि जी वो मेजर जनरल फैसल और सलमान अहमद की मुलाकातों में ब्रोकर थे। एक और चीज है इसके अंदर, कुछ लोगों की ये सोच है, इनके दोस्तों में से और इनके लोगों में से कुछ लोगों की सोच ये है कि हो सकता है मेजर साहब ने खुद कहा हो तरीके इंसाफ को, सलमान अहमद साहब को, क्या हो मैं तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ एंड ऑल दैट, और वहां पर जाकर रिक्वेस्ट की हो कि तरीके इंसाफ वाले मिलने चाह रहे हैं मेजर फैसल से, तो वो मुलाकात हुई हो। मुलाकातें हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, लेकिन उसमें अभी तक ये सारा इनका बैकग्राउंड निकालने का पर्पस एक था कि मेजर खुरम साहब के पास तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंडेट नहीं था। मुलाकातें हुई हैं, उसमें ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हो सकता है मेजर खुरम साहब ने ये रिक्वेस्ट की हो या ये कहा हो, ये क्लेम किया हो कि मेरे अच्छे बहुत ताल्लुकात वहां पे, तो मैं तुम्हारी कोशिश करता हूँ मामला सेटल करवाने की, और वो अपनी तरफ से चल पड़े हो। और नंबर टू, फिर जितने अच्छे मामलात हैं वो मैंने हिस्ट्री आपको सारी की सारी सामने रख दी है। बाकी मेजर खुरम साहब अब हमारे भाई हैं, वो तो वक्त के साथ कुछ चीजें इस तरह की निकाली, मैंने पता चला कि आप कौन है, कहाँ से, एंड ऑल दैट। सो आपकी इज्जत अपनी जगह पे ऊपर है, और कुछ लगे आपको कि इन्फॉर्मेशन कुछ गलत है बीच में, तो प्लीज मुझे बताइएगा, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मैं आपका डायरेक्टली इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो अपडेट करूंगा और डायरेक्टली आपका वर्जन भी रखने की कोशिश करूंगा। और सेकेंडली आई वुड वांट कि मैं आपको सोलो इंटरव्यू भी करना चाहूँ, तो उसके लिए भी मेरी दरखास्त वो पुटअप समझिएगा। थैंक यू वेरी मच मेजर साहब, थैंक यू एवरीवन। और ये किसी की अल्लाह पाक माफ करे किरदार कुछ मकसद नहीं होता, किसी के मौजूदा किरदार के लिए बैकग्राउंड थोड़ा सा निकालना इसलिए जरूरी होता है कि क्या वाकई कोई शख्स इतना कनेक्टेड या पावरफुल है, तो वही थोड़ी सी कोशिश मैंने ये मेजर साहब वाली की। थैंक यू वेरी मच।